Yes, everybody. A very good morning, good afternoon and good evening to everyone. आज से हम अपना नई सीरीज नए साल के लिए शुरू कर रहे हैं. दैट इज फॉर जून 26 एंड दिसंबर 26 स्टूडेंट, अ फ्रेश बैच जो रहेगा प्योरली जून 26 एंड दिसंबर 26 स्टूडेंट्स के लिए. ये बैच आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं. सबसे पहले CS एग्जीक्यूटिव के इस सफर में आप लोगों का स्वागत है. आप लोगों ने या तो ग्रुप 1 दे दिया होगा या फिर शायद नहीं दिया होगा. इन बोथ द केसेस वी ऑल आर गोइंग टू क्रैक दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट इज टैक्स लॉ इन आइदर जून 26 और दिसंबर 26 जब भी आप अपना एग्जाम फर्स्ट टाइम में लिखने वाले हैं. दोस्तों, आज मुझे खुशी है इस बात की और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं नए असेसमेंट ईयर के लिए, जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं नया असेसमेंट ईयर, मतलब कि 26-27 के लिए फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि असेसमेंट ईयर 26-27 विल बी एप्लीकेबल फॉर जून 26 स्टूडेंट एंड दिसंबर 26 स्टूडेंट. तो आप दोनों लोगों के लिए ये पर्टिकुलर लेक्चर काम का है. यू विल एंजॉय दिस लेक्चर थ्रू आउट. आप अगले 3 से 4 लेक्चर देखिएगा और अगर आपको समझ में आना शुरू हो जाए तो यकीन मानना आपको लास्ट तक सारे लेक्चर समझ में आएंगे. ये मेरा वादा है और ये मेरा दावा है. आज से मैं अपना सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं, टैक्स लॉ. ये जो टैक्स लॉ सब्जेक्ट है ये आपके CS एग्जीक्यूटिव लेवल के जो है ग्रुप नंबर 2 में है. कौन से ग्रुप में है? ग्रुप नंबर 2 में है. और ये सब्जेक्ट आपको पूरे 100 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. अच्छी बात यह है कि जैसे CSEET में MCQ पैटर्न था वैसे यहां पे बिल्कुल भी नहीं है. तो क्या मैं कह सकता हूं कि हियर नो नेगेटिव मार्क्स, यानी कि नेगेटिव मार्क्स नहीं, सॉरी, नो MCQ. और क्योंकि MCQ नहीं है तो नेगेटिव मार्क्स की बात ही नहीं आती है. तो मैं आपको बता देता हूं यहां पे किसी भी तरह का MCQ नहीं है. बच्चों, ये जो पढ़ने वाले हैं, यकीन मानिए कि जब हम शुरू करेंगे और जब हम खत्म करेंगे उसमें एक बहुत बड़ा यूज डिफरेंस होगा. जिस वक्त हमने अपना पहला लेक्चर शुरू किया वहां से लेकर जब तक जहां तक हम चलेंगे, लास्ट डे ट्रस्ट मी आप लोग मुझे कहोगे सर टैक्स समझ में आ गया. ये मेरा वादा है. आप लोग मुझे कहोगे सर टैक्स हो चुका है, टैक्स मुझे समझ आ चुका है. ये मेरा वादा है. और जब आपके हाथ में टैक्स लॉ का पेपर आएगा तो आप कहेंगे सर निकल जाएंगे. राइट? इसी जोश, इसी उमंग, और ये जोश, ये उमंग आज अगर मेरे में है और मैं अपने साथ रखूंगा आप लोगों को, तो आप में भी ये जोश, ये उमंग कंटिन्यूअसली रहनी चाहिए. इस बात का जरूर से ध्यान रखिएगा. 100 मार्क्स के इस पेपर में 2 तरह की चीजें होने वाली है. 60 मार्क्स तो आपके टैक्स का इनकम टैक्स है. 60 मार्क्स क्या है? इनकम टैक्स. एंड 40 मार्क्स की आपकी रहेगी GST एंड कस्टम. कितने मार्क्स की रहेगी? 40 मार्क्स की. तो जो आपका पेपर है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हुए आता है. पार्ट 1 में आपको इनकम टैक्स पूछा जाता है जिसमें कि चारों क्वेश्चन 15-15 नंबर के होते हैं. यानी कि आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 4. क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, एंड ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 15 मार्क्स. अब अगर क्वेश्चन 1 की बात करूं मैं तो 1A, 1B, 1C ये हो सकते हैं 5 नंबर के. 2 की बात करें तो 2A और 2B ये 8 एंड 7 मार्क्स के हो सकते हैं. यहां पर कोई फिक्स पैटर्न नहीं है. इंस्टीट्यूट अपनी मर्जी से इसको वेरी करता है. पर हां, ये 15-15 नंबर के रहेंगे. 10-5 हो सकता है, 8-7 हो सकता है, 4-4-4-3 हो सकता है. लाइक जैसे 4th क्वेश्चन है तो 4A, 4B, 4C, 4D ये हो सकता है कितने नंबर के? 4, 4, 4 और 3. ये कितने नंबर हो गए? 15 नंबर. तो इस तरह से बेसिकली आपका ये पेपर और सेटलमेंट रहने वाला है, जहां पर आपको 15-15 नंबर के 4 क्वेश्चन मिलेंगे. ध्यान रखना, प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल का मिक्सचर है टैक्स लॉ.
न तो ये पूरा प्रैक्टिकल है, न तो ये पूरा थ्योरेटिकल है, क्योंकि नाम इसका लॉ है तो लॉ बेस्ड है ये। तो क्योंकि लॉ बेस्ड है तो लॉ और ये साथ में मिलकर पढ़ाया जाएगा। इज दैट क्लियर विथ एवरीवन? तो मतलब कि आपको कुछ लॉ का पार्ट पढ़ना है, कुछ कैलकुलेटर का यूज करते हुए कैलकुलेशन का पार्ट पढ़ना है, और इस तरह से हम लोग बन जाएंगे टैक्स के एक्सपर्ट, राइट। जीएसटी और कस्टम मिला के 40 नंबर का है, तो ध्यान रखना 5th एंड 6th क्वेश्चन इसके रहेंगे। अब जो 5th क्वेश्चन है उसमें 5th ए एंड 5th बी एंड 5th सी हो गया। 6th क्वेश्चन का भी 6A 6B एंड 6C हो गया। ये तीनों कितने कितने नंबर के रहेंगे, या 4 भी हो सकता है, 20-20 मार्क्स के रहेंगे। तो समझना आपका टोटल मिला के क्या हो गया, 15-15 नंबर के 4 क्वेश्चन 60, 20-20 नंबर के 2 क्वेश्चन 40, 60 एंड 40 मिला के कितना हो गया 100 मार्क्स। 60 एंड 40 ये मिला के कितना हो गया 100 मार्क्स। ये पूरा टोटल मिला के ये सिलेबस और ये सिस्टम हमारा रहने वाला है, और इस सिस्टम से ही हम लोग 1 बाय 1 आगे बढ़ने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आपको पेपर पैटर्न समझ में आ गया अच्छे से, क्योंकि आपको पेपर पैटर्न समझ में आ गया और ये पता चल गया कि ग्रुप 2 का है, 100 मार्क्स का है, एमसीक्यू नहीं आएगा, 60 और 40 में डिवीजन रहेगा। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि वैसे तो ये चारों क्वेश्चन कंपलसरी है, पर फर्स्ट तो आपको जैसे डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ कर लिया। अब फोर्थ के साथ में फोर्थ का वन मोर पार्ट आएगा जिसका नाम है 4A। साइमल्टेनियसली फिफ्थ कर लिया, फिर सिक्स के साथ में एक और पार्ट आएगा 6A। यानी कि या तो आप फोर्थ कर लो या 4A कर लो, ये ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन होंगे। या तो आप 6 कर लो या आप 6A कर लो, ये भी ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन होंगे। बाकी सब चीजें आपको अच्छे से प्योरली समझ में आ गई। ये 100 मार्क्स का एक पेपर है। अच्छा, सेकेंड ग्रुप अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो इसमें आपके एक तो कैपिटल मार्केट रहता है, एक ECIPL करके सब्जेक्ट रहता है, और एक टैक्स लॉ का रहता है। टोटल मिला के जो सेकेंड ग्रुप है वो 30 मार्क्स 300 मार्क्स का रहता है। जैसे ये 100 का, ये 100 का और ये भी 100 का। इन तीनों में आपको 40 प्लस लाना जरूरी है। कितने लाना जरूरी है? आपको लाने हैं 40 प्लस। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, आपको लाने हैं, अरे यार 40 प्लस, 40 प्लस। और पास होने के लिए आपको 300 में से 150 और उससे ज्यादा नंबर लाने जरूरी है। अगर ये हो गया तो आपका ग्रुप 2 क्लियर हो जाएगा। लेकिन मुझे जो एक बात आपसे शेयर करनी है कि अगर आप टैक्स मेरे साथ ईमानदारी से पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये जो 40 मार्क्स वाली बात है, ये इसको अगर हम 60 प्लस कर दें, बाकी दो सब्जेक्ट में कितने भी नंबर आ जाए, आपका ये पेपर एग्जेम्प्ट हो जाता है। और ये पेपर अगर आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है तो आपको फिर से पेपर देने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो ये मैं टारगेट लेके चल रहा हूं कि जिस दिन आप लोगों का रिजल्ट आए तो काफी सारे बच्चे ऐसे हो जिनका कितने मार्क्स हो, जिनके 60 से ज्यादा मार्क्स हो। मैं ऐसा वेट करूंगा कि मेरे कई सारे बच्चे मेरे पास में आए और मुझे कहे कि हमारे 60 से ज्यादा मार्क्स आ चुके हैं। तो ये मेरी साइड से सबमिशन हो गया, ये मेरी साइड से पूरा सबमिशन हो गया। अब बातों को बढ़ाते हैं आगे। अब बातों को बढ़ाते हैं आगे। हम सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? टैक्स लॉ। इसको अपन कितने घंटे में खत्म करने वाले हैं? तो जैसा कि हमने अपनी वेबसाइट पर लिख रखा है, ये 150 to 180 आवर्स में खत्म होगा। लेसर लोअर साइड 150, हायर साइड कितना 180 आवर्स में खत्म होगा। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, हम क्या क्या करने वाले हैं? हम पूरा कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं। हमारा ये जो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा वो जून अटेम्प्ट और दिसंबर अटेम्प्ट को ध्यान में रखते हुए हो रहा है। तो ये कोर्स हमारा लगभग अगले 4 मंथ्स के अंदर हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि अगर आपने कोर्स कभी भी परचेस किया है, आपको जो फुल फ्लेजेड रिकॉर्डिंग है वो 30th ऑफ अप्रैल से पहले पूरी कंप्लीट मिल जाएगी। तो यानी कि कोर्स कब तक कंप्लीट होने वाला है? 30th ऑफ अप्रैल तक। दो बातें समझ में आ गई। तीसरी बात, हम क्या अप्रोच रखने वाले हैं पढ़ने के लिए? हम कैसे पढ़ने वाले हैं, यानी कि हमारी पढ़ाई करवाने की अप्रोच क्या रहेगी, किस तरह से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं? तो दोस्तों ध्यान रखना, हमारे नोट्स बने हुए हैं पूरे के पूरे, और ये नोट्स हाईली अमेंडेड हैं। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं हाईली अमेंडेड,
यानी कि पूरी तरह से असेसमेंट ईयर 26-27 दैट इज प्रीवियस ईयर 25-26 के लिए जो होना चाहिए वो पूरा है। तो पहली बात, ये नोट्स कैसे हैं? हाईली अमेंडेड, या फिर इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि फुल्ली अमेंडेड। दूसरी बात, इस नोट्स के अंदर हमने नोट्स प्रिपेयर कैसे किए हैं? तो हमने इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल लिया है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल लिया है ICSI का, और उसके साथ हमने कुछ अपने क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं, यानी कि सेलेक्टिव क्वेश्चन जो कि हमारे खुद के बने हुए थे वो ऐड कर दिए हैं। वो ऐड करने के साथ साथ हमने इस पर्टिकुलर सीरीज में पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन भी साथ में लिए हैं। अब मैं पढ़ाने कैसे वाला हूं तो वो भी समझ लीजिए। हम कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि जैसे सपोज आज हमारा डे 1 है, तो डे 1 को मैंने उस चैप्टर की जो थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है, मेरा हमेशा से एक प्रॉब्लम रहा है कि आई ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्टोरी, और वो रियल लाइफ स्टोरी होती है, कुछ ना कुछ मेरे जीवन में घटित हुई, चाहे वो मेरे क्लाइंट से रिलेटेड होगा या मेरे किसी जान पहचान वाले के रिलेटेड होगा, या फिर मैंने कहीं पे किसी से सुनी हुई स्टोरी होगी। उस स्टोरी से रिलेट करते हुए हम लोग पहुंचेंगे स्टोरी से कॉन्सेप्ट में। स्टोरी से किसमें पहुंचेंगे? कॉन्सेप्ट में। वो कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के बाद, जैसे ही हमने कहां से स्टार्ट किया? स्टोरी से। स्टोरी से हम लोग कहां पे पहुंच गए? कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट से हम लोग कहां पे पहुंच गए? गौर से समझिएगा बात को। स्टोरी से पहुंच गए कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट से हम लोग सीधा पहुंच जाएंगे डिटेल्ड एनालिसिस में, और डिटेल्ड एनालिसिस के बाद हम हमेशा एक एग्जाम्पल से उसको समझेंगे, और एग्जाम्पल के बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर, एंड क्वेश्चन आंसर के बाद में हम लोग करेंगे पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन आंसर, और पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन आंसर से मैं अगेन आपको लेके जाऊंगा स्टोरी में। ये मेरा पढ़ाने का सिस्टम रहेगा। अब समझना कि जैसे हमने पढ़ना शुरू किया, जैसे ही हमने पढ़ना शुरू किया, एक स्टोरी से मैंने चैप्टर स्टार्ट कर दिया, से फॉर एग्जांपल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर, एक स्टोरी सुनाई, स्टोरी से हम लोग आ गए कॉन्सेप्ट में। एक फॉर्मेट रहेगा, उसको कॉन्सेप्ट में ऐड कर देंगे, फिर उस फॉर्मेट का डिटेल्ड एनालिसिस रहेगा कि उसके अंदर ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मतलब क्या है, नेट एनुअल वैल्यू का मतलब क्या है। डिटेल्ड एनालिसिस के बाद में उसका फॉर्मेट समझ आ गया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, लॉ समझ आ गया, एक्ट समझ आ गया, हम उसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे। जैसे हम उसके एग्जाम्पल में आएंगे, एग्जाम्पल करने के बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने के बाद पास्ट रिटन क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं फिर से लेके जाऊंगा, याद करो वो स्टोरी, अब रिलेट करो इसको। इस तरह से पूरा रोटेशन चलने वाला है, और ट्रस्ट मी आपको बहुत मजा आएगा इसके अंदर। आप फील करोगे कि आपके साथ कुछ अच्छा घटित हुआ है। जब हम टैक्स पढ़ रहे होंगे तो ट्रस्ट मी, जब आपके आसपास का जो एनवायरमेंट है ना, जो चैप्टर हमारा चल रहा है, सपोज हमारा चल रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो आप विश्वास रखिएगा आपके आसपास के एनवायरमेंट में मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लाके दे दूंगा। आपको एहसास होगा कि सच में कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटित हो रही है। आप ये फील नहीं करोगे कि आप कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट हो, आप ये फील करोगे कि यू आर एक्चुअली अ टैक्स ऑफिसर जो टैक्स सीख रहा है, क्योंकि उसको जाके अपने जाके नोटिस भेजने हैं, उसको अपने आगे जाके लोगों का कैलकुलेशन करना है, असेसमेंट करना है। हम उस स्तर का पढ़ने वाले हैं, ट्रस्ट में, राइट। तो ये मेरी साइड से सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी मेरी। अच्छा, आपको कैसे समझ में आएगा? डे 1 हमने पढ़ा, डे वन को हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 1। जब मैं डे 1 को चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहा हूं, तो चैप्टर 1 को अगर मैंने 1.5 आवर्स पढ़ाया है, तो आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि एट होम आप उसे 1.5 आवर्स को कंप्लीट करो। अगर आपने उसको एट होम 1.5 आवर्स में कंप्लीट नहीं किया, अच्छा अब आज मैं इधर पढ़ रहा हूं 1.5 आवर्स में, जब आप उसको घर पे जाके पढ़ोगे तो आपको लगेगा कितना, इसका 1/3 टाइम। शुरुआत के दिनों में आपको लगेगा 1/3 टाइम, यानी कि 30 मिनट्स। आपने 30 मिनट्स में पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है, आपने पूरा 30 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया, और इस तरह से 7 डेज का एक चंक क्रिएट हो गया। अब जैसे ही 7 दिन खत्म होंगे ना, आपको 7 दिन का पूरा रिवाइज करना है। जैसे ही आप 7 दिन का पूरा रिवाइज कर लोगे, आपकी मेमोरी में सेट हो जाएगा।
पहला आपने शुरुआत करी, शुरुआत करके उसको एट होम सेम डे पढ़ा, फिर आपने उसको 7 दिन में एक बार रिवाइज किया। अब 15 दिनों के अंदर, 20 दिन के अंदर, उस महीने के अंदर अंदर आपको इनफैक्ट वन मोर टाइम उसको अपने घर पे रिवाइज करना है। वन मोर टाइम जब आप रिवाइज कर लोगे, ट्रस्ट मी, अब आपको सीधा एग्जाम के बीच वाली जो छुट्टियां होती है 30 डेज की, अब उसी टाइम में आपको फिर से उठाना है, आपका काम हो जाएगा। हमने क्या कर रखा है, हमने अपने नोट्स जो बनाए हैं उन नोट्स के साथ साथ कुछ क्वेश्चन आंसर भी है। कुछ जैसे नोट्स मैंने पूरा आपको पहले स्टोरी सुनाई, फिर उसको नोट्स में समझाया, फिर क्वेश्चन करवाया। कुछ क्वेश्चंस मैं क्लास में ही यहां पे करवाऊंगा, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क भी दूंगा। जैसे आज आपको मैंने 15 क्वेश्चन करवाए, तो 15 क्वेश्चन, जैसे सपोज टोटल 15 क्वेश्चन हैं, 15 में से मैंने 3 करवाए और 4 होमवर्क दे दिए। अगर आपने सेम डे होमवर्क कर लिया, अब हो आप तो रिकॉर्डेड लेक्चर अगर देख रहे हैं या फिर आप मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं, जिस दिन मैंने करवाया है उस दिन अगर आपने साइमल्टेनियसली साथ साथ वो होमवर्क के रूप में अगर उसको कर लिया, अगला लेक्चर करने से पहले आपने वो होमवर्क कंप्लीट कर लिया, आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे एंड यू विल फील कि कुछ हुआ है आपके साथ, राइट? तो ये सेकंड सबमिशन है मेरी साइड से। अच्छा, ये तो सबमिशन हो गया मेरी साइड से। अब जो मैं बुक आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं, अब अभी जो जिस प्राइस में आपने ऑफर में खरीदा है, नॉर्मल डेज में खरीदा है, डोंट नो, इन केस अगर आपने विद बुक परचेस किया है और विदाउट बुक परचेस किया है, आई डोंट नो, राइट? अगर आपने विद बुक परचेस किया है, वेल एंड गुड, बढ़िया बात है, किताब आपको मिल गई है। बट अगर विदाउट बुक परचेस किया है तो आई सजेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट, प्लीज 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 आप उन सब स्टडी मटेरियल का प्रिंट आउट ले लो पहले, क्योंकि जब तक आपके हाथ में किताब नहीं रहेगी, बुक्स नहीं रहेगी ना, तब तक पढ़ने और पढ़ाने में कोई मजा नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपने हाथों में बुक्स रखनी है। मीन्स टू से आपके हाथ में बुक होनी चाहिए, तब अपन आगे काम कर पाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या? अगर आपके हाथ में किताब ही नहीं है तो अपन कैसे आगे पढ़ पाएंगे? तो इसके लिए आपके हाथ में क्या होनी चाहिए, बुक प्रिंटेड फॉर्म में। अब कई सारे स्टूडेंट 200-500 रुपए की किताब के पीछे सोच लेते हैं और ऑर्डर नहीं करते, या फिर उसका प्रिंट आउट नहीं लेते। ऑर्डर कर लो, प्रिंट आउट ले लो, एक ही बात है। बेटर तो ये है कि बेटर वर्जन तो हमारा खुद का स्टडी मटेरियल वही है, बट अगर वो नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, आप उसको प्रिंट आउट ले लो, ठीक है? और बुक्स आपके साथ में होगी तो पढ़ने और पढ़ाने में मजा आएगा, और बुक्स अगर आपके साथ में नहीं है तो पढ़ने और पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। तो आपके हाथों में क्या होनी जरूरी है, किताबें होनी जरूरी है, ठीक है? तो ये यहां तक मैंने सारे रूल्स रेगुलेशंस। अच्छा, पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूं, पेन, कैलकुलेटर एंड नोटबुक। नोटबुक कितनी रखें सर हम अपने पास में? एक ऐसी नोटबुक जिसमें टैक्स के अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ होना चाहिए, है ना? वो पता चले कि एक बुक को फोल्ड करके रख दिया, बुक के अंदर एक पेज फोल्ड किया हुआ है, बुक के इधर वाले फोल्ड करके इधर वाली साइड तो आपका चल रहा है क्या, फोल्ड के इधर वाली साइड आपका चल रहा है कैपिटल मार्केट, पीछे वाली साइड चल रहा है आपका टैक्स लॉ। नो 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 नो, नॉट लाइक दैट। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको प्योर एक नोटबुक रखनी है अपनी, जो कम से कम 350 to 400 पेज वाली हो, बेटर स्पाइरल बाइंडिंग वाली हो। अच्छी नोटबुक अपने पास रखनी है और पूरा टेक्स्ट आपको उसी में लिखना है। अगर आपने प्रॉपर नोटबुक साथ में लिख लिख के बनाई है तो ध्यान रखना, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो सबसे ज्यादा आपकी जो अच्छी फ्रेंड होगी ना, वो नोटबुक होगी, क्योंकि उस नोटबुक में सारा टेक्स्ट आ चुका है, क्योंकि आपने साथ साथ बनाई है ना। तो क्योंकि जब आप साथ साथ बनाओगे, साथ साथ लिखोगे, तो आपको पढ़ना कैसे रहेगा वो भी समझो। जैसे सपोज करो कि मैं इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ा रहा हूं, तो मैं लिखवाता हूं साथ साथ में, आप उसे साथ साथ नोट करो। नोट करने के बाद में आपके पास एक प्रॉपर मटेरियल तैयार हो गया है, और उस मटेरियल के बेसिस पर आपको आगे काम करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आज सुन लिया फिर कभी बाद में नोट्स बना लेंगे, ऐसा नहीं होता है टैक्स लॉ में। आप जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर पढ़ रहे हो, तो मैंने आज शुरू किया इनकम फ्रॉम सैलरी, तो आपको भी अपनी नोटबुक में लिखना है इनकम फ्रॉम सैलरी। ऐसा करोगे तब अपन जाके पढ़ाई कर पाएंगे। तो ऑल इन ऑल, एक नोटबुक एक पेन के साथ में आप लोगों को अपनी पढ़ाई को शुरू करना है।
एक कैलकुलेटर आपको हमेशा रखना है, क्योंकि सून यानी कि 2-3 लेक्चर्स जैसे ही हमारे खत्म होंगे हमारे को कैलकुलेटर की जरूरत पड़ जाएगी। ये बात भी आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा और विशेष बातें जो भी थी मैंने आप लोगों को बता दी। और अब हम लोग अपने मुद्दे पर आते हैं, सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है टैक्स लॉ। ये टैक्स लॉ का सब्जेक्ट 100 मार्क्स का, 60 नंबर का डायरेक्ट टैक्स और 40 मार्क्स का इनडायरेक्ट टैक्स। तो बात को शुरू करने से पहले मैं बताता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। दो तरह की बातें हैं। क्या बोला मैंने? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। अब बात शुरू करने से पहले ये भी तो समझना चाहिए होगा कि व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट से पहले टैक्स वर्ड क्या है ये समझना पड़ेगा। तो दोस्तों सुनो, टैक्स एक ऐसा चार्ज है जो गवर्नमेंट आपसे वसूल करती है। दिस इज कंपल्सरी, नॉट वॉलंटरीली। आपने कभी देखा कि आपके घर में, आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, आपके आसपास कोई एक पर्सन है, वो कह रहा है कि आज मुझे लगा कि टैक्स भरना चाहिए और मैं जाके गवर्नमेंट ऑफिस में जाके टैक्स भर के आ गई, आ गया, मेरे को अर्जेंट नहीं था, मेरे को वॉलंटरी नहीं था, बट फिर भी मैंने टैक्स भर दिया। कभी नहीं होता है, क्योंकि ये फाइनेंशियल चार्ज है। टैक्स एक फाइनेंशियल चार्ज है जो कौन चार्ज करता है? गवर्नमेंट चार्ज करती है। किस पे चार्ज करती है? अपने कंट्री के लोगों पर। अब वो गुड्स सर्विस वगैरह पे हो जाए तो इनडायरेक्ट टैक्स बन जाता है, और अगर वो इनकम पे हो जाए तो डायरेक्ट टैक्स बन जाता है ना। हमारे एक सर हैं, वो कभी बताते थे कि जैसे हमने कमाई करना शुरू किया, इनकम आई हमें, तो अपनी इनकम का एक हिस्सा मुझे गवर्नमेंट को देना है, और वो गवर्नमेंट नहीं, मेरे देश को दे रहा हूं, और देश यानी कि भारत, भारत मेरी मां है। वो इस तरह से हमें स्टार्ट करते थे कि क्योंकि वी आर लिविंग इन इंडिया और भारत देश में हम लोग रह रहे हैं, भारत हमारी मां है, हम हमारी कमाई का एक हिस्सा हमेशा किसको देते हैं? अपनी माता जी को देते हैं, अपनी मम्मी को देते हैं। ठीक वैसे ही हमारी देश हमारी मां है, इसलिए हमें अपनी कमाई का एक हिस्सा किसको देते रहना है? भारत माता को देते रहना है। अब आप कहेंगे सर सब लोग तो नहीं देते हैं। तो दो तरह के बेटे होते हैं एक मां के, एक पैसे वाला, एक कम पैसे वाला। कम पैसे वालों के लिमिट के अंदर अगर कमाई है तो टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देना है, और लिमिट से ज्यादा अगर कमाई है तो गवर्नमेंट को टैक्स देना है। तो कुछ इस तरह की बातें वो हमें करते थे। आज की सिनेरियो में मुझे नहीं लगता कि टैक्स वर्ड का मतलब आपको सिखाने की ज्यादा जरूरत है। हम सीधा आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। शायद आपने जिंदगी में कभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के वर्ड के बारे में सुना होगा, सोचा होगा, समझा होगा, लेकिन नहीं, हम एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं। जो डायरेक्ट टैक्स है इसका मतलब है कि ऐसा टैक्स जिसमें हम पे करने वाले भी हैं, गवर्नमेंट को पे करने वाले भी हैं, और बर्डन भी हमारे ऊपर हो रहा है। मींस टू से मेरी जेब का पैसा मैं मेरी जिम्मेदारी से गवर्नमेंट को दे रहा हूं, तो वो मेरा डायरेक्ट टैक्स है। सर बोले कैसे? तो मैं पहले डेफिनेशन पार्ट में आता हूं। ऐसा टैक्स जिसमें लाइबिलिटी टू पे, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, क्या बोला मैंने? लाइबिलिटी टू पे एंड बर्डन ऑफ पेमेंट, बर्डन टू पे। मतलब कि मेरी ही जेब से मेरा पैसा जा रहा है और गवर्नमेंट को पे करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। अगर ये दोनों सेम पर्सन की है, अगर ये दोनों किसकी है? सेम पर्सन की, तो वो डायरेक्ट टैक्स है। सर एग्जांपल दो। एग्जांपल है इसका इनकम टैक्स। एग्जांपल क्या है इसका? इनकम टैक्स। मैं जितना भी पैसा कमा रहा हूं, मेरे पास जितना भी पैसा आ रहा है, मैं जितना भी पैसा कमा रहा हूं, मेरे पास जितना भी पैसा आ रहा है, वो पूरा का पूरा पैसा मैं किसको देने जा रहा हूं? गवर्नमेंट को देने जा रहा हूं। सपोज मैंने 1 लाख रुपए कमाए, 1 लाख रुपए मैंने कमाए, उसमें से एक फिक्स पैसा मैं खुद गवर्नमेंट को, पूरा नहीं, एक पार्ट ऑफ अमाउंट मैं गवर्नमेंट को देने जा रहा हूं। तो पैसा मेरा है ना, 1 लाख रुपए मैंने मेहनत करी, आई माई सेल्फ स्ट्राइव्ड ऑफ and I received the amount. Now I am giving payment to government. तो वो जो पैसा मैं अपनी जेब से दे रहा हूं, मींस जिम्मेदारी गवर्नमेंट को पे करने किसकी है? मेरी है, तो लाइबिलिटी मेरी हो गई। ठीक है, गवर्नमेंट को पे करने कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूं, तो बर्डन भी मेरा हो गया।
तो आप लोग इस सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था तो वॉइस कट हो रही थी तो मैंने रीस्टार्ट किया है। तो मैं फिर से बोलता हूँ, डायरेक्ट टैक्स वो वाला टैक्स हो गया जिसमें क्या हो रहा है, पेमेंट करने की लाइबिलिटी और पेमेंट करने का बर्डन दोनों सेम पर्सन का हो। लाइक आई एम टेकिंग फीस फ्रॉम ऑल ऑफ यू, जो फीस मैं आप लोगों से रिसीव कर रहा हूं उस फीस का एक हिस्सा, उस फीस का एक हिस्सा मैं किसको दे रहा हूं, सरकार को दे रहा हूं, क्योंकि वो मेरी इनकम है और वो इनकम मैं सरकार को दे रहा हूं, गवर्नमेंट को दे रहा हूं, तो वो कौन सा वाला टैक्स है, इनकम टैक्स है। तो उस फीस पे मेरा हक है, लेकिन गवर्नमेंट को भी मैं मेरी जेब से ही दे रहा हूं, तो हक भी मेरा, गवर्नमेंट को भी मैं ही दे रहा हूं। तो लाइबिलिटी टू पे एंड बर्डन टू पे जब क्या हो, सेम पर्सन की हो, तो उस टैक्स को कौन सा टैक्स कहा जाता है, इनकम टैक्स कहा जाता है। क्लियर है सबको एकदम अच्छे से? अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे। भाई साहब, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? अभी तक डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करिए, अब किसकी बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें लायबिलिटी टू पे और बर्डन टू पे दोनों डिफरेंट डिफरेंट पर्सन की हो, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन की हो। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन की हो तो वो कौन सा होएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। सर कैसे? अब मैं आपको लेके चलता हूं। आपने कभी अपने दोस्तों को पार्टी दी होगी, से फॉर एग्जाम्पल आपका बर्थडे है और आपने अपने फ्रेंड्स को पार्टी दी है, आपकी जेब में 1000 रुपीज है। कितने रुपए हैं, 1000 रुपीज। और आप 4 दोस्त गए हो, आप, आपकी फ्रेंड, आपके फ्रेंड की फ्रेंड और फ्रेंड की फ्रेंड का फ्रेंड, ठीक है। तो 4 लोग आप साथ में गए हो। अभी आपने क्योंकि आपका बर्थडे है तो सारे फ्रेंड्स आपको बोले मेन्यू आप लो आप लो आप लो, आपको पता है आपके जेब में 1000 रुपीज है और मेन्यू आपने अपने हाथ में लिया, अब आप ऑर्डर देने जा रहे हो। और जैसे आपने देखा, आपने फटाफट से ऑर्डर देखा, आपने फर्स्ट देखा किसी ने बोला कि मुझे इटालियन खाना है, तो उसको आपने बोल दिया एक पिज़्ज़ा लगा दो। पिज़्ज़ा था 350 रुपीज़ का, ठीक है। आपकी फ्रेंड ने बोला कि आपको क्या खाना है, मंचूरियन, उसको चाइनीज़ खानी थी, मंचूरियन खाना है। मंचूरियन के रेट क्या थे, 400। तो 350 एंड 400 कितने हो गए, 750। उसके बाद आपके साथ में जो दूसरे वाले फ्रेंड के फ्रेंड थे, उन्होंने बोला कि उसे तो शेक पीना है, तो आपने ऑर्डर किया, आपने ऑर्डर किया एक ब्राउनी शेक, ठीक है। और क्योंकि आपका बर्थडे है और आपको पता है कि अब आपके पास में पैसे खत्म हो चुके हैं, क्योंकि ये 1000 रुपए के ऑर्डर कंप्लीट हो गए हैं, तो आपने, आपके दोस्तों ने आपसे पूछा कि आप खुद के लिए क्या ऑर्डर करोगे, तो आपने बोला नहीं मेरा तो हो गया, क्योंकि मैं आप में से शेयर करूंगा, शेयरिंग इज केयरिंग। अब मुझे बताओ, इन बिल आया, खाना पीना हो गया, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, सब अपने अपने घर जा रहे हैं। खाना पीना होने के बाद जब सब अपने अपने घर जा रहे हैं तो उस वक्त इनवॉइस आया, बिल आया। बिल में भाई साहब लिखा हुआ था 1000+, कुछ ऐसा करके लिखा हुआ था, CGST 2.5 25 रुपए, SGST 2.5% अगेन 25 रुपए, एंड टोटल वॉज 1050। भाई साहब आपके पास 1000 रुपए थे, लेकिन टोटल खर्चा हो रहा है 1050, यानी कि 1000 के ऊपर 50 रुपीज और आपको देने पड़ रहे हैं, जो आपके पास थे भी नहीं, अपने दोस्तों से उधार लिए और 1050 आपने गवर्नमेंट को पे, सॉरी रेस्टोरेंट वाले को पे किए। अब आप 1050 रेस्टोरेंट वाले को पे कर रहे हो, राइट। सपोज मैं रेस्टोरेंट वाला हूं, मैं लाओ मुझे दो, मैंने 1050 लिए, अभी मेरे पास 1050 है। इस 1050 में से 1000 तो मैं अपने ड्रॉर में डाल दूंगा, मेरे खुद के हैं ये जो 50 रुपीज जो आपने ऊपर से 25 प्लस 25 50 रुपीज आपने जो मुझे दिए हैं, ये मैं गवर्नमेंट को दे के आऊंगा। मतलब कि गवर्नमेंट को पे करने की जिम्मेदारी मेरी है, लाइबिलिटी मेरी है, लेकिन बर्डन मेरा नहीं है, मैंने तो आपकी जेब से निकाले और मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो जब कभी गवर्नमेंट को पे करने का बर्डन और गवर्नमेंट को पे करने की लाइबिलिटी जब दोनों डिफरेंट डिफरेंट पर्सन की हो, तो उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। तो अगेन समझिए, यहां पे क्या लिख रहे हैं हम लोग, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है, लाइबिलिटी टू पे एंड बर्डन टू पे इज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पर्सन इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। थोड़ा सा और इलैबोरेटिवली बोलता हूं, डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे होता है, इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली पे होता है। कैसे सर, हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करके आ रहे हैं, मेरा ही टैक्स है, मैं ही गवर्नमेंट को पे कर रहा हूं, डायरेक्ट टैक्स।
मैं किसी और की जेब से ले रहा हूं, गवर्नमेंट को पे कर रहा हूं, इनडायरेक्ट टैक्स। जब मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता हूं डायरेक्ट टैक्स, जब मैं इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता हूं तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो दो तरह के टैक्स हो गए, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। द टैक्स व्हिच इज पेड टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली इज डायरेक्ट टैक्स, व्हिच इज पेड टू द गवर्नमेंट इनडायरेक्टली इज इनडायरेक्ट टैक्स। सर एग्जांपल भी बता दीजिए, अभी ऊपर बता दिया ना। ये किसका एग्जांपल है? इसका एग्जांपल है इनकम टैक्स, इसका एग्जांपल है जीएसटी एंड कस्टम। ठीक है, जीएसटी एंड कस्टम्स एक्ट, यानी कि वो टैक्स जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट को जा रहा था वो तो इनकम टैक्स था, वो टैक्स जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं जा रहा था वो क्या था? जीएसटी था। तो ये दोनों किसके एग्जांपल हो गए? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के। ऐसा कहा जाता है कि डायरेक्ट टैक्स में हम बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, बट यहां पे हम लोग बर्डन किसी थर्ड पार्टी के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। यानी कि हमारा बर्डन था, हमने किसी और को पे कर दिया, अब उसका बर्डन हो गया, वो गवर्नमेंट को पे कर रहा है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को पे करने की जिम्मेदारी, लायबिलिटी हमने ट्रांसफर कर दी। इनडायरेक्ट टैक्स में लायबिलिटी ट्रांसफर हो जाती है, डायरेक्ट टैक्स में लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं होती है। आपका है, आपको भुगतना है, आप ही गवर्नमेंट को पे करोगे। तो ये था हमारा डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। वैसे देखा जाए तो आप इसको हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मान सकते हो। तो लिखें एक्सप्लेन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, एक्सप्लेन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। उसमें सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं डायरेक्ट टैक्स, द टैक्स इन विच liability to pay and the tax in which liability to pay and burden to pay is of same person, यानी कि लाइबिलिटी और बर्डन दोनों सेम पर्सन की है, देन इट इज डायरेक्ट टैक्स। then it is direct tax। आगे लिखें the example of direct tax is income tax and wealth tax, income tax and wealth tax। एग्जाम्पल क्या क्या है? इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। It is paid to the government directly, it is paid to the government directly। और आगे लिखें burden cannot be shifted, burden cannot be shifted to any other person। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स था और वेल्थ टैक्स था, ये एग्जांपल आपने लिख लिया था। और बर्डन कैनॉट बी शिफ्टेड टू एनी अदर पर्सन, ये भी आप लोगों ने लिख लिया। अब लिख रहे हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में लिखे हैं द टैक्स in which liability to pay and burden to pay is of different person, liability to pay and burden to pay is of different person, यानी कि लाइबिलिटी अलग व्यक्ति की है और बर्डन अलग व्यक्ति का है। लाइबिलिटी टू पे एंड बर्डन टू पे इज ऑफ डिफरेंट पर्सन। एग्जाम्पल इज जीएसटी एंड कस्टम, एग्जाम्पल इज जीएसटी एंड कस्टम। आगे लिखें इन विच बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अनदर। इनडायरेक्ट टैक्स में लिख रहे हैं बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर। पता है क्या, पहले वंस अपॉन अ टाइम एक टैक्स हुआ करता था एक्साइज ड्यूटी, वो लगती थी मैन्युफैक्चरिंग पे। किस पे लगती थी? जब कोई व्यक्ति अपनी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करके सामान बेच रहा है तो एक्साइज ड्यूटी लगती थी। एक्साइज ड्यूटी के अलावा एक और टैक्स था जिसका नाम था वैट। और वैट किस पे लगता था?
सेल ऑफ गुड्स पे। एक और टैक्स हुआ करता था जिसका नाम था जीएसटी, वो किस पे लगता था? गुड्स एंड सर्विस सेल पे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति गुड्स या सर्विस सेल कर रहा है, नो 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 नो, जीएसटी नहीं, सर्विस टैक्स, सॉरी, आई जस्ट वेंट आउट, हाँ, सर्विस टैक्स, और सर्विस टैक्स किस पे लगता था? सर्विसेज पे। तो देखो मेरी बात सुनो, मैन्युफैक्चरर अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करके, लोगों की सर्विस लेके मैन्युफैक्चर करके किसी और को बेच रहा है, तो सबसे पहले उसको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ रही है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग है इसलिए एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ रही है, क्योंकि वो सेल है तो उसके ऊपर वैट भी लग रहा है। बहुत बड़ा सा मामला था। नई गवर्नमेंट आई 2014 में, 2017 तक उसने मेहनत करी, और उसने बोला, पहले की मेहनत हो रखी थी, वैसे बहुत ज़्यादा मेहनत हो रखी थी। जब हम जीएसटी पढ़ेंगे तो आपको पूरी स्टोरी के साथ बताऊंगा। ये सारे टैक्सेस को अबॉलिश कर दिया और एक नया टैक्स ले आए, जीएसटी। लेकिन आज भी कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसपे एक्साइज ड्यूटी और वैट लगता है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, इन सब पे, और अल्कोहलिक प्रोडक्ट जो होते हैं, शराब, दारू वगैरह, इन सब पे आज भी एक्साइज ड्यूटी और वैट एप्लीकेबल है, लगता है, जिंदा है। बाकी सब प्रोडक्ट पे क्या लग रहा है? जीएसटी लग रहा है। दिस इज द वे, दिस इज द पॉइंट, राइट। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने ये समझ लिया कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में मेजर डिफरेंस क्या है, और हमें कितने नंबर के लिए पढ़ना है। 60 मार्क्स के लिए डायरेक्ट टैक्स पढ़ना है, 40 मार्क्स के लिए इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना है। इनडायरेक्ट टैक्स में हमें 2 टैक्स पढ़ना है, जीएसटी पढ़ना है और कस्टम पढ़ना है। डायरेक्ट टैक्स में हमें 1 टैक्स पढ़ना है, दैट इज इनकम टैक्स पढ़ना है। इसलिए हम अपना टैक्स, दैट इज इनकम टैक्स, शुरू कर रहे हैं। अब हम कौन सा टैक्स शुरू कर रहे हैं? इनकम टैक्स, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये तो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर से मैं आप लोगों का इनकम टैक्स डायरेक्टली शुरू करवाऊंगा। अभी तो हमने क्या करा है, सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही पढ़ा है। आप इस लेक्चर को बाद आप इनकम टैक्स का जो प्रॉपर इनकम टैक्स क्या होता है, किस पे लगता है, कैसे लगाया जाता है, इसे हम पढ़ना शुरू करेंगे कल से। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर इंस्टेंटली देख लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर छोटा सा है। नेक्स्ट लेक्चर इंस्टेंटली देख लीजिएगा फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। थैंक यू, बाय बाय।